Peace be with you all. I welcome you again in biology online classes, and you can see on your screen what is the topic of today. Today we will discuss difference between prokaryotic and eukaryotic cell. ये दोनों लफ्ज जो है वो मैं पहले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूँ और बार बार हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं। वो मेम्ब्रेन का टॉपिक जब हम कर रहे थे उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था और सेल वॉल में भी इसका जिक्र किया था, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या मतलब होता है। प्रो मीन होता है विदाउट और कैरियो मीन होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में वेल डिफाइंड या मेम्ब्रेन बाउंड या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उनमें न्यूक्लियर मटेरियल तो पाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मटेरियल है, लेकिन ये वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं है। एंड यूकैरियोटिक सेल जो हैं, यू मीन ट्रू, कैरियोस मीन न्यूक्लियस, टिक मीन ऑर्गेनिज्म और या ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। सो प्रोकैरियोट possess prokaryotic cells or which are much simple than the eukaryotic cell, and the main difference इनके क्या हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक का पेज है, आप इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 28 पे और 29 पे ये डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, एज आई टोल्ड यू द वर्ड मीनिंग ऑफ द prokaryotes and eukaryotes. So eukaryotic cells have prominent nucleus bounded by nuclear envelope, while prokaryotes cells do not have prominent nucleus. So their chromosome consists of DNA only, and it floats in cytoplasm near center. And this region is called nucleoid. This region is called nucleoid. इज इट क्लियर? तो पहला डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के दरमियान फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस है कि यूकैरियोट में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड या न्यूक्लियर एनवेल्प में लिपटा हुआ न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा मौजूद नहीं होता। Other organelles जैसे कि eukaryotic cell have membrane bound organelle like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, while such membrane bound organelles are not present in prokaryotic cell. The ribosome of eukaryotic cells are larger in size as compared to ribosome of prokaryotic cell. तो यूकैरियोटिक सेल में हर तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे हमने पढ़े हैं, ठीक है। जबकि ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। राइबोसोम यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, और उसकी बेसिस पे अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो दे आर लार्जर इन साइज, वाइल दे आर स्मॉलर इन साइज इन प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल होते हैं, ठीक है। और तीसरा मेजर डिफरेंस जो है वो है सेल साइज का। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो है एवरेज जो है उनका साइज प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना ज्यादा होता है। और सेल वॉल के हवाले से अगर देखा जाए तो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये हमने सेल वॉल में भी देखा था कि यूकैरियोटिक सेल में या तो सेलुलोज से बनी होती है और फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और वहां पे मैंने बताया भी था कि पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसा मटेरियल है, पेप्टाइड
मीन्स कि ये प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है, और ग्लाइकन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। ये वर्ड जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसका क्या मतलब है कि ऐसा केमिकल जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर से बना हुआ है। पेप्टाइड अमाइनो एसिड से बने होते हैं, और ग्लाइको जो लफ्ज है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, शुगर्स के लिए यूज होता है। तो यानी पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसा मटेरियल जो अमाइनो एसिड या शुगर से बना हुआ है, ठीक है। जबकि सेलुलोज और काइटन जो हैं वो ग्लूकोज के रेपिटेशन यूनिट्स मिलकर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार तरह के डिफरेंस जो हैं हमने देखे हैं कि पहला ऑन द बेसिस ऑफ सेल, पहला क्या है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। Eukaryotic cell have prominent nucleus bounded by nuclear envelope, while prokaryotic cell do not have prominent nucleus. So their chromosome consists of DNA only and it floats in cytoplasm near center. So this region is called nuclei. और इसी तरह दूसरा हमने ऑर्गेनेले की बेस पे देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह ऑर्गेनेले जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल में तो पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। और इसी तरह राइबोसोम की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम लार्जर इन साइज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के जो हैं राइबोसोम स्मॉलर इन साइज होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स की जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर से है, और जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है उनकी सेल वॉल प्लांट्स में सेलुलोज की बनी है और फंजाई में काइटिन की बनी हुई है। यहाँ तक अगर आपको कोई समझ नहीं आई चीज की, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So the next topic is relationship between cell function and cell structure. So the bodies of the animals and plants are made up of different cell type. अगर आप एनिमल बॉडी देखते हैं और प्लांट बॉडी देखते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल टाइप। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्वस सिस्टम को देखते हैं, ब्रेन को देखते हैं, तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ नर्व सेल, न्यूरॉन। और अगर आप लंग्स को देखते हैं तो लंग्स के जो स्पॉन्जी सेल्स हैं वो डिफरेंट हैं। अगर आप अपने जो मसल्स देखते हैं तो मसल सेल्स इज डिफरेंट, बोन सेल आर डिफरेंट, रेड ब्लड सेल आर डिफरेंट, व्हाइट ब्लड सेल हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल हैं, और क्यूबाइडल सेल हैं, और देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ अदर। बॉडी में एनिमल में, ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 300 से ज्यादा सेल टाइप्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप प्लांट्स के हवाले से देखते हैं तो प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ जाइलम, फ्लोएम और कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, ठीक है, पेरन कायमा सेल, इन इस तरह के सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट दी गई है कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, सो ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो टाइप है वो क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शन बिकम द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखें तो ब्रेन सेल जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, लंग सेल जो है रेस्पिरेशन में, और मसल सेल जैसे कार्डियक मसल है हार्ट के वो पंपिंग ऑफ ब्लड को डील कर रहे हैं, किडनीज जो है वो क्या कर रही हैं, एक्सक्रीशन कर रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं दे आर अब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, और ये सारे सेल्स के फंक्शन मिलते हैं तो वो लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को डील करते हैं, और इसी तरह से जिंदगी जो है चल सकती है। So cell of one type may differ from those of other type in the following respect. तो मंदरजा सेल तरीके से ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि 200 टाइप ऑफ सेल है ह्यूमन बॉडी में, जबकि मैंने कुछ बुक्स में ये भी पढ़ा कि मोर देन 300 टाइप्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन यू विल फॉलो योर बुक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल से कैसे डिफर करता है, एक सेल दूसरे सेल से किस तरह से डिफर करता है। तो साइज एंड शेप के लिहाज से डिफर करता है कि रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू अकोमोडेट ग्लोबुलर
हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल ने क्या करना है कि ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो उसकी साइज और शेप क्या होगा, इसके फंक्शन के मुताबिक होगा। नर्व सेल जो है लॉन्ग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और इसी तरह जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वॉल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट। ठीक है, तो अगर आप रेड ब्लड सेल की डायग्राम देखें तो ये ग्लोबुलर होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होती है जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना है। नर्व सेल अगर देखें तो ये लंबूतरा होता है, लंबा होता है, ताकि ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कर सके, और जबकि जाइलम जो होते हैं ट्यूब लाइक होते हैं ताकि इसके अंदर से वाटर कंडक्शन हो सके और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। फिर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो के लिहाज से भी वो डिफर करते हैं कि रूट हेयर सेल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, और इसी तरह बाकियों का भी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होते हैं। और थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेले। such cells involved in making secretion have more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, or cell involved in photosynthetic cell have chloroplast. A नहीं कर सकते, तो इसलिए इस तरह से भी वो डिफर करते हैं। और ऐसे सेल्स, इज माय वॉइस क्लियर? करनी है अगर, तो वो उसके लिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर किसी सेल को सिक्रीशन, जैसे कि एंडोक्राइन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड के सेल हैं या और कोई सेल हैं, तो उन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस को सिक्रीशन प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सेल टाइप है वो डिफर करती है किस किस बिना पर, साइज और शेप की बिना पर, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की बिना पर, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस की बिना पर। कुछ सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया रिज्यूम कर लो। अच्छा, इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। इंडिविजुअल सेल जो है वो होल बॉडी की फंक्शनिंग में काम करते हैं। अगर एक सेल भी एक
खराब होगा तो उसकी वजह से एक पूरा सिस्टम खराब होगा, और सिस्टम अगर बॉडी का खराब होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा बॉडी को, और बॉडी जो है काम नहीं कर सकती। तो इसलिए जरूरी है कि हर सेल जो है उसका फंक्शन प्रॉपर हो, ताकि बॉडी एज ए यूनिट काम कर सके। तो यहाँ पे हम कुछ बॉडी के सेल जो इम्पोर्टेंट सेल हैं, सारों को 200 टाइप को तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन कुछ फंक्शंस को हम देख सकते हैं कि कौन सा सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, नर्व सेल कंडक्ट नर्व इम्पल्स एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। अगर नर्व सेल नर्व इम्पल्स ना कंडक्ट करे और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ना करे, कम्युनिकेट ना करे, तो बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। इसी तरह से मसल सेल अंडरगोज द सेकंड फंक्शन इज मसल सेल अंडरगोज contraction and share their role in the movement in body। मसल सेल जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। इसी तरह रेड ब्लड का फंक्शन मैंने बताया कि रेड ब्लड सेल कैरी आउट ऑक्सीजन, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो फॉरेन एजेंट्स को किल करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को या पैथोजेंस को, और दे कंट्रीब्यूट in the role of the blood in transportation and defense। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं और व्हाइट ब्लड सेल जो है फॉरेन एजेंट्स को किल कर रहे हैं, so they are contributing in the role of blood in transportation and defense। ठीक है, तो मटेरियल को ट्रांसफर करने में भी हेल्प कर रहे हैं और डिफेंस में भी हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह स्किन सेल्स एक्ट एज फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल्स एंड सम एज रिसेप्टर एंड टच और टेम्परेचर और पेन सेंसर के तौर पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और सेल ऑफ बोन्स डिपॉजिट कैल्शियम इन दियर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ द बोन। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बताता हूँ, 5 टाइप ऑफ सेल हमने पढ़े हैं, जिनमें पहला नर्व सेल है। नर्व सेल जो है वो नर्व इम्पल्स करता है, ट्रांसमिट करता है और कम्युनिकेशन करता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है। मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए मूवमेंट में हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी करने में, और व्हाइट ब्लड सेल डिफेंसिव सिस्टम में काम करते हैं, वो फॉरेन बॉडीज को किल करते हैं। और इसी तरह स्किन सेल जो है फिजिकल बैरियर के तौर पे और रिसेप्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और बोन सेल जो है वो डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है डिपॉजिट होता है, और ये उन्हें टफ बनाता है, जिसकी वजह से वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जो है शेप और जो स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहती है। तो होपफुली यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप ओके जी। The next topic is cell as an open system. So a cell work as an open system. Cell कैसे काम करता है एक खुले सिस्टम के, इसका मतलब क्या है कि it takes in substance needed for its metabolic activity through its cell membrane। इसका क्या मतलब है कि इसे जो चीजें चाहिए ये बाहर से लेता है, और जो चीजें इसे जरूरी नहीं है या वेस्ट मटेरियल है या एक्सेसिव है, उनको इसने बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू निकाल देता है। तो मतलब क्या है कि सेल जो है चीजें बाहर से लेता भी है और अपने अंदर से चीजों को बाहर भेजता भी है। So then it perform the metabolic process assigned to it, or products and byproducts are formed in metabolism, and cell either utilize the product or transport them to the other cell। So the byproducts are either stored or are excreted out of the cell। तो यहाँ तो वो स्टोर हो जाती हैं या एक्सक्रीटेड हो जाती हैं, और नेक्स्ट जो है हम इसी की बुनियाद पर जो है सेल ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और सेल की ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ने से पहले हम सेल साइज और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को डिस्कस करेंगे कि इसका ताल्लुक क्या है ट्रांसपोर्टेशन के साथ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम डिफ्यूजन, अफ्यूजन और
और ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लिविंग सेल्स के लिए भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैं आज का लेक्चर जो है ख़त्म करूँगा। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।